हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है ओवरऑल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, जितनी भी हैं इंडस्ट्रीज़, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ चीप पावर रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट। चीप पावर इज़ नीडेड टू ऑपरेट द इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए सस्ती ऊर्जा तो चाहिए ना, सस्ती बिजली तो चाहिए ना। विदाउट बिजली कैसे काम करेंगे, समझ के बात। 3 सोर्सेज ऑफ पावर इन इंडिया आर कोल, कोयले से निकाली जाती है, ऑयल से निकाली जाती है, एंड जो प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, ये 3 सोर्सेज हैं किसी भी जो कंपनी के अंदर मशीनों को चलाने के लिए। कोल अवेलेबल इन इंडिया इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी। इंडिया में जो कोल अवेलेबल है वो पुअर क्वालिटी का है, बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो पैसे ज़्यादा पड़ेंगे। इट कॉस्ट्स अ लॉट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जहाँ पे कोयले की खदानें हैं वहाँ से लेकर दूसरी जगह तक कोयले को पहुँचाना काफ़ी जो है महंगा पड़ता है। इंडियाज़ कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ ट्रिमेंडस। इंडिया की कैपेसिटी तो बहुत है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की, बट दिस सोर्स हैज़ नॉट येट बीन फुली टैप्ड। इसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। सोलर प्लांट्स लगाने चाहिए और डैम्स वगैरह बनाने चाहिए। जितना एफिशिएंसी से बिजली को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए उतना फ़िलहाल नहीं हो पा रहा। इन मैटर ऑफ ऑयल, अगर ऑयल की बात करें तो इंडिया में तो ऑयल पता ही आप लोगों को कितना बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंडिया हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर जो ऑयल है उसको। इंडिया को तेल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए अगर मशीनें चलानी है तो उसके लिए जो मतलब रिसोर्स चाहिए उसमें ऑयल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो ऑयल के लिए हमें बाहर के मुल्कों पे डिपेंड करना पड़ता है। मोर ओवर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ बिन राइजिंग कॉन्स्टेंटली, और कंटिन्यूसली कुछ भी लिख सकते हो। तो लगातार क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए भी जो चीप पावर रिसोर्स है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इन ऑर्डर टू रन मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रॉपरली, स्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी फैक्ट्री को चलाना है अच्छे तरीके से, मॉडर्न मशीनें, तो स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। इंडिया फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबरर्स। स्किल्ड लेबरर्स की इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मोस्ट ऑफ द लेबरर्स आर एग्रीकल्चरल फार्मर्स। तो ज़्यादातर जो लेबरर्स आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आ जाते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स होते हैं जिनका एग्रीकल्चर अच्छा नहीं चल रहा होता। दे कम to towns and cities during slack agricultural seasons या सीज़न in search of any odd job। तो वो कुछ टाइम के लिए, सीजनल तरीके के लिए, जब उनका एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तब के लिए आ जाते हैं, और फिर काम ख़त्म करके या जब तक उनका सीज़न ख़त्म हो जाता है और सीज़न एग्रीकल्चर में शुरू हो जाता है तो वापस चले जाते हैं। दे मेक नो एफर्ट्स टू गेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ज़्यादातर के पास कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती नहीं है, तो स्किलफुल इतने ज़्यादा होते नहीं है, सिर्फ लेबर का काम जानते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी। तो पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन होती है क्योंकि इंडिया में स्किल्ड लेबर की भी कमी है, और जो कुछ ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ भाग जाते हैं, जिस प्रॉब्लम को ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ऑल्सो लैक्स इन कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडिया में अच्छे जो हैं कॉम्पिटेंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग हैं कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट मैनेजर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, मगर इतने ज़्यादा नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ताकि हमारी कंट्री भी उस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के मज़े ले सके। ठीक है, बैकवर्ड सोशल एटमॉस्फेयर, नैरो आउटलुक ऑफ द पीपल एंड लैक ऑफ एजुकेशन are the factors accounting for the country being predominantly an agriculture one। तो बेसिकली यहाँ पे सोशल एटमॉस्फेयर ऐसा है, एजुकेशन सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और जो है वो इतना महंगा है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, कि ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ नहीं शिफ्ट हुए हैं। इवन एजुकेटेड पर्सनस प्रेफर वाइट कॉलर सर्विसेज या सर्विस टू अंडरटेकिंग रिस्की वेंचर्स। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, स्टार्टअप्स वगैरह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि वो किसी भी टाइप का रिस्क ले सकें। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वाइट कॉलर जॉब्स करना चाहते हैं, वो किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट ही करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो अपना कोई रिस्की वेंचर खोलें या कोई स्टार्टअप खोलें। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया गेट पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। तो जब रॉ मटेरियल्स ही पुअर होंगे तो जो आपकी पैदावार है या प्रोडक्शन है वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होगी और महंगी भी होगी। इन पोस्ट पार्टीशन पीरियड इंडिया फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रॉ
जूट, फाइन क्वालिटी कॉटन एट्सेट्रा। तो जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद से ही हमें जो जूट है, जो जूट प्रोड्यूसिंग जो जगह है वो बांग्लादेश में चलेगी और फैक्ट्रीज इंडिया में आ गई, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हमें, ठीक है। दीज वर इम्पोर्टेड एट अ हाई प्राइस कॉजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू राइज वेरी हाई। तो अगर हम ये चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल वगैरह, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऑन अकाउंट ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑफ पुअर क्वालिटी। तो अगर हम यहीं से लोकली मेड रॉ मटेरियल्स लेते हैं, अगर उनकी क्वालिटी पुअर है तो जो हम फिनिश गुड बनाएंगे वो भी पुअर क्वालिटी का होगा। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ नॉन फेरस मेटल्स लाइक टिन, जिंक, लेड, सल्फर एट्सेट्रा ऑल्सो हैम्पर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो हमारे यहाँ जो मेटल्स है उसकी भी, जो नॉन फेरस मेटल्स हैं उनकी भी काफ़ी कमी है। ये हम बाहर से मंगवाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के सामने। नेक्स्ट आ जाता है पॉवर्टी। इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री। ये सबको पता है इंडिया एक पुअर कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है। अगर कई लोगों को इंजेक्शन दिए जाते हैं कि इंडिया डेवलप्ड है जी, डेवलप नहीं है, क्योंकि अभी भी गरीब बहुत ज़्यादा है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो जब भी हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं तो वहाँ सबसे पहले चेक करते हैं कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। समझ की बात, उस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा है वैसा है, समझ की बात। पॉलिटिकल डिस्कशन है, इसको मत लेके जाना। डिमांड फॉर कॉस्टली इंडस्ट्रियल गुड्स रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ पुअर कंज्यूमर्स। अब अगर हाईफाई इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएंगे उसकी इतनी डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर कंज्यूमर्स तो पुअर हैं। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस स्लोज डाउन इन द फेस ऑफ लिमिटेड डिमांड। अगर डिमांड ही लिमिटेड होएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो डाउन में चली जाएगी, रिसेशन में चली जाएगी इकॉनमी। पॉवर्टी इज़ द रूट कॉज ऑफ लो सेविंग्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लॉ लिखा है तो मैंने यहाँ लिखना है पॉवर्टी इज़ द रूट कॉज ऑफ लो सेविंग्स एंड दस लो इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। सिंपल वर्ड से खुद सोचो, लोग गरीब होंगे, लोग सेव ही नहीं कर पाएंगे, बैंकों में पैसा ही नहीं होगा तो बैंक आगे लोन्स कहाँ से देगा, तो वो जो सर्कल चल रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनप्लान्ड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन परसुएंस ऑफ एनी प्लान्ड प्रोग्राम। तो इंडस्ट्रीज़ को प्लान्ड तरीके से जो है लॉन्च नहीं किया गया मन मर्जी से। अब जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पब्लिक सेक्टर को इतना ज़्यादा जोर लगाया गया कि पब्लिक सेक्टर ब्रेड भी बनाएगी, जूते भी बनाएगी और सारे काम करेगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को किल करती हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ हैव बीन सेंट्रलाइज्ड in big metropolitan cities like Mumbai, Kolkata, Kanpur, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ है वो मेट्रोपॉलिटन के आगे पीछे ही खुल रही हैं और बन रही हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ है। कंसिक्वेंटली अदर सिटीज़ रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। तो बाकी सिटीज़ तो अंडर डेवलप रह जाएंगी। दिस पैटर्न ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ इकोनॉमिकली डेट्रीमेंटल स्ट्रेटेजिकली डेंजरस एंड सोशली डिसएडवांटेजियस। अगर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ कुछ इलाकों के आसपास ही खुल जाएंगी और वहीं पे ही कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगी, तो इंडिया में अंडर डेवलप्ड रीजन्स काफ़ी ज़्यादा रह जाएंगे और ये ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा पूरे इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेस डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अभी भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जितने अच्छे होने चाहिए उतने अच्छे नहीं हैं। कई कंट्रीज़ हमारे से गरीब हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हमारे से कई गुना अच्छे हैं। डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। अगर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छी होनी ही चाहिए। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कंजम्पशन सेंटर्स। तो अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होगा तो जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ तक पहुँचाना, और इंडस्ट्रीज़ जो गुड्स बनाती हैं वहाँ से जहाँ वो कंज्यूम होती हैं वहाँ तक फिनिश गुड पहुँचाना काफ़ी आसान और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। बट इन इंडिया दीज मीन्स हैव नॉट डेवलप्ड मच एज येट। इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ है फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट, स्कार्सिटी ऑफ मशीन्स, मशीनों की कमी भी है। इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया डिपेंड लार्जली ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से उनके लिए जो मशीन्स आती हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आती हैं। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्सोलीट मशीन्स। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मशीनें पुरानी हो चुकी हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और इनएफिशिएंट भी हैं। दीज रिक्वायर अर्ली रिप्लेसमेंट
एंड मॉडर्नाइजेशन। इनको अगर अच्छे तरीके से फैक्ट्रीज़ को चलाना है तो इनको एज सुन एज पॉसिबल इनको रिप्लेस करना पड़ेगा मॉडर्न मशीनों से। ऑब्सोलीट मशीन्स प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी गुड्स एट रिलेटिवली हाई कॉस्ट। तो अगर पुरानी मशीनें या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उससे होगा क्या, एक तो पुअर क्वालिटी गुड्स बनेंगे और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हाई आएगी। शॉर्टेज ऑफ मशीन्स ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो जितना मशीनें शॉर्ट हो जाएंगी, जितना अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न मशीन्स नहीं होगी, उतना जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड रह जाएंगी, क्योंकि माल भी महंगे में बनेगा और जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवरल सोशल फैक्टर्स इन इंडिया are also responsible for hindering the development of industries. That is, savings are not possible in the face of rapid increase in population. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे खाने पीने पे इतना खर्चा हो जाता है, तो फिर सेविंग्स कहाँ से होंगी। पीपल स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स। सोशल कस्टम एंड रीति रिवाज पे लोग इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, शादी ब्याह पे इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, सेविंग्स काफ़ी लो हैं। कास्ट सिस्टम एंड सुपरस्टिशंस एडवर्सली अफेक्ट द मोबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स। तो एक और वजह है जो कास्ट सिस्टम वगैरह है और लोग जो अंधविश्वासी हैं, उससे जो लेबर की एफिशिएंसी या लेबर की जो मोबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो काफ़ी रिजिड हो जाती है। ठीक है, सच बैकवर्डनेस या सच बैकवर्ड सोशल एनवायरनमेंट ऑब्स्ट्रक्ट्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इतना ज़्यादा बैकवर्ड सोच रखेंगे हम तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी भी कई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ये बातें नहीं मानते, मगर अभी भी कई लोग जो पढ़े लिखे कम हैं और कई तो पढ़े लिखे भी हैं ऐसे जो कि ये जात पात धर्म इसी में फंसे हुए हैं और आगे की सोच नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इंडस्ट्रीज आर स्टिल नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। अभी भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको जो है लोन्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। इंडियन मनी मार्केट इज स्टिल नॉट डेवलप। इंडिया में जो मनी मार्केट है वो अभी इतनी वेस्टर्न जो लेवल्स के ऊपर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। पर्टिकुलरली कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज। जो फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनसे इन कंपनी छोटी छोटी कंपनीज़ को, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से लोन मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ जो है गिरवी रखने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए होता ही नहीं है। नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू पुअर टेक्नोलॉजी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज़ आर आउटडेटेड। तो अगर टेक्नोलॉजी पुअर यूज़ करेंगे तो जो माल बनेगा वो भी तो पुअर क्वालिटी का ही बनेगा ना। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें पड़ी हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। इट रिजल्ट्स इन पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद हायर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही वाली बात कि पुअर टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। सच इंडस्ट्रियल यूनिट्स फेस डिफिकल्टी इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि क्वालिटी पुअर होती है और होता भी महंगा है। नेक्स्ट, फॉरेन कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस 1991 एंट्री ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस इन इंडियन इकॉनमी हैज़ बीन लिबरलाइज्ड। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, तो बाहर से कंपनीज आनी शुरू हो गई और यहाँ पे हमारी कंपनीज के साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ उनका। इन मैनी एरियाज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज MNCs हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। तो कई फील्ड्स में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आ गई और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। इंडियन इंडस्ट्रीज़, पर्टिकुलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जिसको SSIs भी कहा जाता है, find it difficult to compete with such foreign enterprises। तो इन फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपटीशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारी कंपनीज छोटी छोटी सी तो थी, अब फॉरेन कंपनीज़ को कैसे झेल पाएंगी जो इतने सस्ते में अपना माल बेचती हैं। थर्ड, नेक्स्ट आ जाता है 13th, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर स्टिल वेरी कॉमन इन इंडियन इंडस्ट्रीज़। हर तीसरे दिन हड़ताल हो जाती है, कोई ना कोई डिस्प्यूट मैनेजमेंट और लेबर के बीच में पड़ जाता है। दीज डिस्प्यूट्स रिजल्ट्स इन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। इसकी वजह से स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, मुजाहरा हो जाता है। दीज डिस्प्यूट्स बैडली affect the efficiency of these industrial units and result in wastage of resources। तो इतना टाइम, मनी, एफर्ट वेस्ट हो जाता है इन जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।